हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक सीरीज नाम की सीरीज शुरू की थी, जिसमें ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है। इस सीरीज में ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं जून माह के। ये हमारा जून माह का अंतिम पार्ट है, अर्थात इसमें हम 21 जून से लेके 30 जून तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं को काफ़ी विश्लेषण तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का पार्ट अंतिम है, अर्थात पार्ट 3 है। इसमें हम 21 जून से लेके 30 जून तक के घटनाक्रम का काफ़ी गहनतापूर्वक विश्लेषण करेंगे। ऑलरेडी हमारे इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, या कहें कि करंट अफेयर्स में हमने मई माह को कंप्लीट कर लिया है और जून माह के 2 पार्ट्स में हमने 20 तारीख तक की घटनाओं का अध्ययन कर लिया था। ये हमारा अंतिम पार्ट है। तो इस तरीके से इस पार्ट के बाद हमारे 2 महीने के करंट अफेयर्स 6 पार्ट में डिस्कस हो चुके होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। साथ ही जो लोग अभी नए हैं उनको शायद ना पता हो कि वास्तव में लेट्स क्रैक सीरीज क्या है। तो ये 27 मार्च से 2021 से शुरू गई एक सीरीज है, जिसमें लेट्स क्रैक इट प्रीलिम्स इसे नाम दिया गया और इसके अंतर्गत हमने 10 सब पार्ट यानी कि 10 सीरीज की शुरुआत की है। चाहे वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें हम 2000 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, या फिर करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज हो, जिसमें विगत हम 24 से 36 माह के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, या फिर प्रीलिम्स बैक ईयर की बात हो, जिसमें 2011 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, या फिर सीसेट की बात हो। तो ये सारी सीरीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक को, या कहें कि आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज जो पहला आर्टिकल है वो है EAG। EAG का पूरा नाम क्या है? यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अर्थात ये यूरोप और एशिया के लोगों के मध्य का एक मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने का फाइनेंसिंग और टेररिज्म का एक मैकेनिज्म है। क्लियर? कहने का क्या मतलब है कि ये एक प्रकार की बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंस को रोकती है, ताकि आतंकवाद की गतिविधियां प्रमोट ना हो सकें। 2004 में इसका गठन किया गया था। FATF का ये एसोसिएट सदस्य है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वास्तव में G7 का G7 कंट्री की पहल है। हम इसे इंडिपेंडेंट रूप से आगे पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूरेशिया मतलब यूरोप के और एशिया के दोनों के मेंबर होंगे। और जब यूरोप और एशिया के मेंबर होंगे तो उम्मीद ये बढ़ जाती है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। रसिया भी मेंबर है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। कहने का मतलब कि जो मध्य एशिया की कंट्री हैं वो लगभग सभी हैं। साथ ही भारत भी है, रसिया भी है, चाइना भी है और बेलारूस। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, ईरान या इराक ये कोई भी कंट्री या सऊदी अरब नहीं है। तो अब हम इन सभी देशों की लोकेशन को देख लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट हो सके। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के पास पहुँचे तो हमें ये मिला भारत। भारत से हम जब ऊपर को जाएंगे तो ये हमें जो रीजन मिल रहा है, ये कौन सा रीजन है? ये वास्तव में रसिया का रीजन है। क्लियर? तो आप ये इतनी चीज़ें देख लिए। रसिया को देखने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये मिला क्या? तजाकिस्तान। और ये आपको मिला किर्गिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। क्लियर? अब यहाँ पे आपने कल कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ये आपका कौन सा सी है बताइए? कैस्पियन सी है आपका, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ पर आपने अरल सी ये पढ़ा था। क्लियर? पढ़ा था ना? तो आपको पता है कि अरल सी किसके किसके बीच है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब बचता कौन सा कंट्री है? अब आपका बचता है बेलारूस। बेलारूस ये देखिए आपका है यहाँ पे, एक तरीके का आप कह सकते हो ये लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इंडिपेंडेंट रूप से कि क्या बेलारूस लैंडलॉक कंट्री है? तो देखो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है। क्लियर? तो आपने ये देख लिया कि बेलारूस भी हैं और रसिया भी हैं। मतलब ये इधर के एरिया के जितने हैं ना मेंबर, वो सब मेंबर हैं। रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, समझ गए? तुर्कमेनिस्तान। आप लोग एक काम कर सकते हैं,
कि इन जितने भी किस्तान है ना, मतलब 5 जो किस्तान हैं, इनकी राजधानियों को आप याद कर सकते हैं। क्लियर? जैसे दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की अशगावत है। अब कैसे याद करोगे? देखो याद करने का तरीका। तुर्क क्या करते थे? घोड़े लाते थे, तो तुर्क का मतलब हो गया अश्वगावत, यानी कि अश्गावत हो गया। क्लियर? उज्बेकिस्तान, उज का मतलब ताशकंद। क्लियर? तो उज्बेकिस्तान हो गया। तजाकिस्तान का मतलब दुशांबे, तज का दुशांबे, मतलब ताजमहल जो है ना वो अम्बे मतलब गगन में भी टॉप पे है। तो ऐसे आप इन सारी चीज़ों का याद कर सकते हो। समझ गए? प्यारा भारत आपने देख लिया, तो ये सारी लोकेशन आपने देख ली ना। रसिया वगैरह कहाँ पे? रसिया ये ऊपर है, मंगोलिया यहाँ है, फिर इसके नीचे चाइना है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। चलिए, अब बात आती है उद्देश्य क्या है इसका। पर्पज है एफएटीएफ की रिकमेंडेशन को पूरा करना, मनी लॉन्ड्रिंग की सूचना शेयर करना। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? उतनी देर से आप लोग पढ़ रहे होगे कि मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है हवाला। अब याद आया कुछ? हवाला का मतलब पैसा, पैसा का मतलब वो पैसा जो कि बिना किसी टैक्स के या बिना किसी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के दूसरे देश में भेजा जाता है। पहले बात तो आजकल देखा होगा आपने, फिल्मों में क्या होता है, एक 10 के नोट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, उसी नंबर को यहाँ के लोग समझ जाते हैं और वहाँ पे उसको पे कर देते हैं। बट ये सारी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा समुद्री मार्गों से होती हैं। तो आपने कई सारी मूवी देखी होंगी पुराने ज़माने की या नए ज़माने की, डॉन वगैरह आप जो मूवी देखते हो वास्तव में ऐसी ही तो हैं। क्लियर? हवाला के पैसे के बारे में। चलिए, अब बात आती है गोल्डन लंगूर की। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है? असम में, भारत यानी कि भूटान, दोनों जगह पाया जाता है। क्लियर? आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन लंगूर जो है वो वास्तव में आईयूसीएन में इसका क्या स्टेटस है? तो इंडेंजर्ड है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। चक्राशिला पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो सिर्फ गोल्डन लैंगूर पर फोकस करती है, और ये कहाँ है? असम में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप बता देंगी कि असम में है। क्लियर? अब असम में आप देख लो एक बार, क्योंकि आप कहोगे मास्टर फिर आपने मैप अगर नहीं कराया तो फ़ायदा क्या है। तो देखिए हम आपको करा दे रहे भाई, चक्राशिला। क्लियर? ये देखिए चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको मिल रही है चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। क्लियर? तो ये आपको लोकेशन मिल गई। वाओ, देख रहे हैं पूरा का पूरा पहाड़ी पहाड़ है। आप ऐसे देख सकते हो कितना मनोरम में दृश्य है। देखिए आप लोगों को लगता होगा ना कि हम यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते। आप यकीन मानिएगा, कभी भी आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करना इस लेक्चर को सुनने के बाद, तो आपको एमसीक्यू इसलिए याद नहीं आएगा कि आपको वो एमसीक्यू पढ़ा था, बल्कि इसलिए याद आएगा क्योंकि हमने उसकी यहाँ पे इमेज आपको बना दी। क्लियर? कि हाँ मास्टर ने जूम करके ऐसे हमको दिखाया था कि चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लो भाई, ऐसी जगह पे है। क्लियर? तो आपको याद आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार पढ़ लो, इसके बाद ज़िंदगी में दोबारा पढ़ना ही नहीं है। क्लियर? चलिए, अब आगे देखते हैं सोकोत्रा आइलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पे है? अरब सागर में है। अब कई सारे बच्चों को पता होगा कि हमने ऑलरेडी सोकोत्रा आइलैंड को पढ़ लिया था। पढ़ लिया था ना? बताइए कहाँ पढ़ा था? आप में से कुछ लोगों को याद आया? हाँ याद आया। कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान के पास में ही हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड। एक तरीके से रुक जाइए, हाँ ये यहाँ पे हमने पढ़ा था सोकोत्रा आइलैंड। ये देखिए गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे ये है हमारा सोकोत्रा आइलैंड। मिला सोकोत्रा आइलैंड, और इसके पास में जाते हैं, देख लेते हैं भाई आइलैंड कैसा होता है। तो ये देखिए आइलैंड है आपका, तो ये देखिए है कितना अच्छा आइलैंड, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ ही हैं यहाँ पे। समझ गए? तो अब आप सोकोत्रा को समझ गए, गल्फ ऑफ अडन के पास है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये गल्फ ऑफ पर्सिया के पास है? तो नहीं, गल्फ ऑफ अडन के पास है। मतलब किसके नज़दीक है? यमन के नज़दीक है, या आप कह सकते हो यहाँ पे जिबूती और इथोपिया सोमालिया इसके नज़दीक है। क्लियर? तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अरब सी में है, ना तो प्रशांत में है ना ही अटलांटिक में है, कहाँ है? अरब सी में। चलिए, अब अगला देखते हैं सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। क्लियर? इसलिए बनाया गया है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे
कि संवाद जो है वो किससे संबंधित है, तो उसमें हमने देखा था किससे संबंधित था, बताइए आप। संवाद कोल माइनिंग से। क्लियर। सत्यभामा पोर्टल किससे संबंधित है, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग मिनरल सेक्टर। क्लियर। खनन से संबंधित है। एनआईसी व माइंस इंफॉर्मेटिक्स द्वारा डेवलप किया गया। ये तो आपसे नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा सत्यभामा को अगर पूछना होगा तो। चलिए अगला आता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका गठन किया गया। मिनिस्ट्री फाइनेंस व अन्य के साथ मिलकर ये वर्क करती है। 1976 में ये बनी थी। आपसे नहीं पूछेगा कि NIPFP क्या है, बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं करना है। इसके अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाता है, ना कि इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर। उर्जित पटेल हैं इसके अध्यक्ष। चलिए अगला है हॉर्स्यू क्रैब। क्रैब का मतलब वही मकड़ा, एक तरीके का मकड़ी। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्रैब क्या है, इनके दिवस को बताइए। अब आता है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ऑलरेडी पूछ चुका है। कोविड-19 में कोई इतना डिटेल में नहीं आएगा, हाँ, बट आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछेगा, AIIB पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ADB पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, और NDB पे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक पे या न्यू डेवलपमेंट बैंक पे। तो उनका हम काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे। हालांकि उन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है, तो जो लोग देख रहे होंगे वो तो जानते ही हैं। बट हम अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में फिर से इन दोनों बैंकों को, तीनों बैंकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स सिंपल सा है, बस आपको इतना याद रखना है, इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। क्लियर। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड टॉप 3 कंट्रियाँ हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड कहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे, ये है हमारा प्यारा भारत। क्लियर। थोड़ा पीछे जाते हैं। प्यारा भारत से हम चले अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ऊपर, और जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें मिला यूरोप। यूरोप में और ऊपर हम गए तो यहाँ पे हमें मिला क्या क्या, बताइए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। क्लियर। अब आप लोग सोचते हो कि मैं बार बार ये क्यों दिखाता हूँ, तो देखो इसके दो रीज़न है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको पता चल गया कि स्वीडन बाल्टिक सी से टच करता है, फिनलैंड भी बाल्टिक सी से टच करता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया भी बाल्टिक सी से टच करता है, पोलैंड भी टच करता है, डेनमार्क भी टच करता है। क्लियर। उतने टाइम भी हमको ये वाला कंट्री नहीं मिला था, पता नहीं ये कौन से कंट्री हैं। चलिए कभी ये शो कर देता है, कभी नहीं शो करता है, खैर इतनी ज़रूरी भी नहीं है अगर हमको नहीं मिल रहे हैं तो। चलिए ये देख लिया आपने, आपने नॉर्वे को देख लिया। तो नॉर्वे आपको पता है ये नॉर्थ सी में है, मतलब ये बाल्टिक सी से सीमा नहीं बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये लाइन याद रखनी है। और गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है, समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। चलिए अब आता है चालोंग सुकापा। चालोंग सुकापा क्या है, ये असम में अहोम वंश की स्थापना की गई थी। एक व्यक्ति हैं, आपसे नहीं पूछेगा। अब आता है इंटरनेशनल योग डे। 2015 में पहली बार इसे मनाया गया था। हालांकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट जब आई थी 31 मई के बाद, तो उन्होंने जून में इस चीज़ की बात की थी और फिर इसे रिकमेंड किया गया था कि इंटरनेशनल योग नेशनल योग डे है, इसे इंटरनेशनल योग डे घोषित किया जाए। तो UN ने 2015 में फर्स्ट टाइम इसे मनाया। क्लियर। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन था उस समय। WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी में एक टूल है। 2018 से 2030 तक के मैकेनिज्म में यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में भी शामिल है 2016 में। क्लियर। इंटेंजिबल और टेंजिबल मतलब आप समझ सकते हो, दृश्य और अदृश्य, ऐसा। बाकी हम आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे। गुप्त मतदान क्या होता है, आपसे यहाँ पे नहीं पूछेगा, बट हम आपको पढ़ाएंगे जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष, तो वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में बताएंगे। मतलब गुप्त मतदान ऐसे समझ जाओ, चोरी छिपे मतदान करना मतलब नहीं होता है। गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट को ये नहीं पता हो पाता है कि किस कैंडिडेट ने उसको वोट दिया है, किसने नहीं दिया। संख्या पता चल जाएगी, बट पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम नहीं पता चल पाएगा। क्लियर। चलिए अब है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है। ऑलरेडी MP लेट्स स्कीम पे गवर्नमेंट ने पूछ लिया है, तो इस पर 100% चांस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सफलता और विफलता को लेकर कई बार डिस्कोर्स हुआ है,
तो आप इस स्कीम को काफ़ी अच्छे से समझ जाइए। 2014 की योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई है, पहली लाइन ये समझ सकते हो। जेपी की बर्थ एनिवर्सरी पर इसे इनाग्रेट किया गया था। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। हम इनको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में इनके द्वारा किए गए कार्यों को, इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और मेंस में तो काफ़ी डिटेल से ही पढ़ेंगे। एमपी मतलब 3 गांवों को गोद लेगा। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर, मतलब लोकसभा का जो सांसद होता है या राज्यसभा का जो सांसद होता है। एमपी 3 गांवों को गोद लेगा 5 वर्ष में और 2024 तक 8 गांव, ताकि वो मॉडल का काम कर सकें। कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट की बात की जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, बल्कि इकोनॉमिक भी होगी, सोशल भी होगी, ह्यूमन एंड पर्सनल, इन सारे इशूज़ को कवर किया जाएगा, क्लियर। और इम्प्लीमेंटिंग जो बॉडी है वो वास्तव में इसकी कौन है, ग्राम पंचायतें। आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जिला पंचायतें इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होंगी, तो आप दिमाग लगाना कि गांव की बात कर रहा है तो ग्राम पंचायतें ही होंगी। अपना खुद का गांव नहीं चुन सकते हैं एमपी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे रामनाथ कोविंद जी अपने गांव से हैं, ठीक है, तो वो लोकल गांव कानपुर को नहीं चुन सकते हैं। या रामनाथ कोविंद को तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, किसी भी एमपी को आप ले सकते हो। खासतौर पर जैसे मोदी जी हैं वाराणसी को लेके, क्लियर, तो मोदी जी वाराणसी को गोद ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा, क्लियर, लेकिन अपना खुद का गाँव नहीं ले सकते, मतलब वडनगर नहीं ले सकते मोदी जी। एमपी व अदर नॉमिनेटेड जो होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं ले सकते। जबकि नॉमिनेटेड कहीं भी गांव का चुनाव, बट अपना गांव नहीं। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि एमपी अपने जो पार्लियामेंट का उसका क्षेत्र है, भाई पूरा का पूरा एक क्षेत्र होता है ना, लोकसभा क्षेत्र, उसमें कई गांव आते हैं। अब ऐसे समझना, उसमें कई गांव आते हैं। एक गांव वो आता है जिसका वो होता है, तो वो उस गांव को नहीं लेगा, बाकी इन 5 गांव में से किसी एक गांव को ले लेगा। लेकिन ये पांचों गांव उसी के पार्लियामेंट की क्षेत्र के अंतर्गत हों, मतलब किसी दूसरे की पार्लियामेंट के क्षेत्र के अंतर्गत का नहीं लेगा। ये समझ गए। दूसरी बात, जो नॉमिनेटेड हैं, मतलब जो 2 मेंबर लोकसभा में हैं और 12 राज्यसभा में हैं, वो अपना गांव तो नहीं लेंगे, बाकी पूरे इंडिया में किसी भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कोई भी गांव ले सकते हैं, सिवाय वो किसी के द्वारा ना लिया गया हो। समझ गए। तो यहाँ पे वर्ड थोड़े वैसे हैं और क्वेश्चन यहीं पे घुमाएगा आपको, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, एक एमपी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसमें कई गांव होते हैं, क्लियर। कई गांव का मतलब मान लो ये 6 गांव हैं, तो इन 6 गांव में वो अपना एक गांव नहीं लेगा, बाकी इन 5 में से किसी एक को चुन लेगा। समझ गए इतनी बात। अब जब हम एमपी के अलावा जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, वो क्या करेंगे, वो न केवल अपने गांव को, सॉरी, वो न केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर बल्कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब एक एमपी की ये है, दूसरे एमपी की ये है, तीसरे की ये है, तो सपोज़ करो सब में 6-6 गांव हैं, तो 6-6 में क्या हुआ कि एक तो ये नहीं लेंगे और एक तो अपना ये ले लेंगे, ठीक है, मतलब 2 गांव तो यूज हो जाते हैं, बचते हैं 4 गांव। तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 4 गांव बचे, तो ये क्या करेगा, जो नॉमिनेटेड पर्सन है, मान लो पूरे भारत में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, क्लियर, 20 मतलब गांव इसके पास बच रहे, तो इस 20 गांव में अपना एक गांव नहीं लेगा, बाकी 19 में किसी एक को भी ले लेगा। समझ गए। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे, बाकी आपको नहीं समझना है। अब जिसको ना समझ में आया हो वो वीडियो को पॉज करे, फिर से वापस जाए और फिर से समझे। काफ़ी अच्छे से हमने अपनी बात कह दी है। चलिए, अगला है यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, काफ़ी अच्छी है। यूएस ने ज्वाइन नहीं किया, यूएस वैसे भी ज्वाइन नहीं करता है। चाइना चाह रहा है कि हम इसे ज्वाइन कर लें, 2014 में फोर्स में आई थी, काफ़ी नई है। उद्देश्य कन्वेंशनल आर्म्स अर्थात छोटे हथियारों को इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, मतलब जो छोटे छोटे हथियार होते हैं ना, गन पिस्टल वगैरह, इनके ट्रेड को रेगुलेट करना, बट डोमेस्टिक सेल और यूज़ ऑफ वेपन्स को रेगुलेट नहीं। मतलब जो घरेलू स्तर पर जो ट्रेड होता है, जैसे अमेरिका में आप देखते हो घरेलू स्तर पर छोटी छोटी बंदूकों को बेचा जाता है। 105 देशों ने इसे रेटिफाई किया है, बट इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। इंपॉर्टेंट है कि ना तो इंडिया ने ज्वाइन किया है, ना ही यूएसए ने ज्वाइन किया, तो आप समझ सकते हो। चलिए, अगला है
सेनकाकू आइलैंड, ये ईस्ट चाइना सी में काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। देखो आइलैंड पे क्वेश्चन यूपीएससी ने इधर इधर कई वर्षों से नहीं पूछा है, तो हो सकता है कभी भी आपको मैचिंग करने को दे दे और आपने अगर आइलैंड को नहीं देखा है तो आप आइलैंड को समझ ही नहीं सकते हो। समझ गए? तो हम एक बार क्या करते हैं, आपको सेनकाकू आइलैंड के बारे में दिखा देते हैं। सेनकाकू आइलैंड, क्लियर, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। सेनकाकू आइलैंड आएगा भी, चलिए देखते हैं। सेनकाकू श्राइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेनकाकू आइलैंड देखो ये ईस्ट चाइना सी है, क्लियर। अब ये श्राइन है तो श्राइन को तो हमें नहीं देखना है, श्राइन से थोड़ा हम ऊपर आते हैं, क्लियर, ताकि हमें आइलैंड का पता चल सके। सेनकाकू श्राइन, अब हम पहले इसको सेनकाकू को ख़त्म करते हैं। तो देखिए ये आपको एक तरीके से पहले सही लोकेशन हम दिखाएं। ये आपको मिला यहाँ पे क्या, हाँ ये आपको मिला यहाँ पे, ये चाइना है, क्लियर। आप देख रहे हो ना, ये चाइना है, ये है आपका ईस्ट चाइना सी और ये है आपका जापान, क्लियर। अब यहीं पे है सेनकाकू आइलैंड, क्लियर। अब हम यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड को देखते हैं। ओकिनावा, वास्तव में जानते हो ये आइलैंड किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? इन आइलैंड में सबसे बड़ी बात क्या है, क्या यहाँ पे रिसोर्सेज हैं? कौन से रिसोर्सेज हैं? जो आप सुनते हो ना, जैसे मोबाइल वगैरह बनाया जाता है तो उसके अंतर्गत जो जो ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है ना, सेनकाकू बे, हाँ ये देखिए सेनकाकू आइलैंड अब आया आपका, ये देखो ये है सेनकाकू आइलैंड, क्लियर। यहाँ पे क्या मिलते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मिलते हैं जिनके आधार पे आईपैड आईपॉड वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। ये देखें थोड़ा सा और इसको हम जूम करते हैं, देख रहे हो विवाद का है इसीलिए इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। खैर चलिए हमने ये चीज़ें देख ली सेनकाकू आइलैंड के बारे में, ईस्ट चाइना सी लोकेशन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेनकाकू आइलैंड कहाँ पे है? क्या ये क्या भूमध्य सागर में है, क्या ये हिंद महासागर में है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है? तो आप बता दोगे नहीं भाई साहब ईस्ट चाइना सी में है, क्लियर। चलिए अगला है हमारा, ये चीन एवं जापान के मध्य पढ़ लिया। माउंट मेरेपी, माउंट मेरेपी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, माउंट मेरेपी को देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पे टाइप किया माउंट मेरे, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे हमने टाइप किया माउंट मेरेपी, क्लियर। अब ये देखो है यहाँ पे माउंट मेरेपी, काफ़ी अच्छा है। आप देखिएगा कितना अच्छा आपको इसका नज़ारा मिलेगा, इसकी चोटी पे ही हम आपको दिखा देंगे। ये देखो, ये देखो आप देख रहे हो कितना भव्य, कितना ऊंचाई पे है ये माउंट मेरेपी। तो इसको हम पहले 3D में दिखाते हैं, क्लियर। ये है हमारा 3D मैपिंग, ये देखिए ये थोड़ा इसके पास चलते हैं। देखो इतने पास तो आप लोग रियलिटी में भी नहीं गए होंगे, तो हम थोड़ा इसके पास चलते हैं। ये देखिए ये इसकी है ना चोटी माउंट मेरेपी, थोड़ा इसको और हम ऊपर से देखते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब यहाँ से देखो ज्वालामुखी उद्गार है, दिख रहा है ना ज्वालामुखी उद्गार, ये सब इससे लावा निकलता रहता है, समझ गए। सेंट्रल जावा दिखा रहा है इसमें, तो आप देख सकते हो कहाँ पे माउंट मेरेपी, समझ गए। तो ये है आपकी लोकेशन कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो ये आपको इंडोनेशिया दिख रहा है ना, उल्टा मैंने कर दिया यहाँ पे, हाँ ये देखो ये आपको मिला ना इंडोनेशिया में, समझ गए, जावा के पास में। चलिए अब बात आती है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। आपसे नहीं पूछेगा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट किसका है? नीति आयोग व इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा मिलकर बनाया गया है। एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क है। ये प्रोजेक्ट डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इनमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, अजरबैजान, भारत और मोरक्को, क्लियर। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। आप सोचते हो कि बार बार लोकेशन आप क्यों दिखाते हो, थक गए हैं? तो देखिए आप थक जाओ ये अच्छी बात है, लेकिन देखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जैसे अजरबैजान, आपको पता है अजरबैजान में एक क्षेत्र है, क्या नाम है उसका बताइए? काराबाख रीजन, क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर विवाद चल रहा है, तो इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर। आर्मेनिया के साथ में इनका विवाद है, यहाँ पे काराबाख रीजन है, समझ गए। तो ये आपने देख लिया।
फिर आपको पता है अजरबैजान किससे टच करता है बताइए, कैस्पियन सी से। क्या ब्लैक सी से टच करता है? नहीं टच करता है। तो आपने ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पे आता है मोरक्को। मोरक्को आपने ये देखा ना, जिब्राल्टर यहाँ पे संधि है, स्ट्रेट है, क्लियर। ये भूमध्य सागर को क्या करती है? अटलांटिक से जोड़ती है। और ये मोरक्को भूमध्य सागर से भी टच होता है और अटलांटिक से भी टच होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, समझ गया। आपने ये चीज़ देख लिया। फिर आपको क्या यहाँ पे देखना बताइए, अर्जेंटीना और भारत। भारत तो आपको पता ही है। अर्जेंटीना आपको कहाँ मिलेगा बताइए? अर्जेंटीना मिलेगा आपको साउथ अमेरिका में। यहाँ चलिए, ये वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और यहाँ पे चिली, और ये है आपका अर्जेंटीना। आपको पता है अर्जेंटीना का खिलाड़ी कौन है? बता सकते हो आप लोग? लियोन मेसी, क्लियर। तो बार्सिलोना का है, हालांकि वो बार्सिलोना के लिए खेलता है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है। अभी पढ़ा ना। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम वास्तव में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कल मैंने आपको पढ़ाया था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारी सरकारें पार्टिसिपेट करती हैं, क्लियर। और विद इन द OECD मेंबर के अंतर्गत आते हैं, मतलब OECD एक ग्रुप है, उसके अंतर्गत ये सारे मेंबर आते हैं। थिंक टैंक फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इशू, मतलब एक तरह का थिंक टैंक है। इंडिया इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेंबर है, 2008 में बना था। 60 कंट्री हैं यहाँ पे। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अब आप बताइए पेरिस कहाँ पे है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा शायद पेरिस कहाँ पे है। लंदन देखा, पेरिस देखा, गाना सुने थे ना बचपन में। चलिए यहाँ पे है आपका, ये देखिए पेरिस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने किया। एक मिनट, हाँ ये है आपका पेरिस, क्लियर। ये आपका पेरिस, ये देखो मिला पेरिस। ये हमेशा, आप हमेशा इस चीज़ को तो ज़रूर देखते होगे। आप कुछ देखते होगे या नहीं देखते होगे, पेरिस को जब भी आप देखते होगे तो आपको एफिल टावर हमेशा आपको मिलता ही होगा, क्लियर। तो आपने देख लिया वास्तव में पेरिस कहाँ है, ये देखो हमेशा ऐसे ही आपको मिलता होगा देखने को, समझ गए। तो एफिल टावर कहाँ पे है बताइए? पेरिस में है, क्लियर। चलिए अब आता है क्या, फोल्ड स्कोप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्कुल सिंपल है। फोल्ड स्कोप ये एक अफोर्डेबल माइक्रोस्कोप है। अफोर्डेबल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? इसको तह करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। तह करके मतलब क्या? जैसे आप लोग कपड़े वगैरह तह करके लगाते हो ना अटैची में, बिल्कुल वैसे ही इस माइक्रोस्कोप को आप तोड़ तोड़ के टुकड़ों में करके फिर तय करके लगा के ले जा सकते हो। जैसे आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी ना, जिसमें बड़ी वाली जो गन आती हैं उनको तह करके लगाया जाता है। या एक तरीके का आप ऐसे समझ लो, आप लोगों के पास क्या होगा इस समय, आप लोगों के पास जैसे टेबल है फोल्डिंग वाली, क्लियर। तो आप उसे फोल्ड कर देते हो। आपका जो बेड होगा वो फोल्डिंग होगा, क्लियर। तो आप उसे तय करके नहीं एक कोने में रख देते हो। तो वही चीज़ है वास्तव में। फ्रूगल साइंस मूवमेंट का ये पार्ट है। फ्रूगल साइंस मूवमेंट्स क्या है? एक तरीके की ऐसी मूवमेंट्स है जिसका पर्पज है कि सस्ते टूल्स को डेवलप करना साइंस की फील्ड के, ताकि इनका काफ़ी जगह उपयोग किया जा सके। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर है मालाबार विद्रोह। हिस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको वहाँ पे ऑलरेडी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कंप्लीट करेंगे ही, बट यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर हमें पता होने चाहिए। पहला कि ये 1921 में शुरू हुई। अब इसके 100 वर्ष हो जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जिसका भी 100 वर्ष, 75, 125, 150 होता है ना, यूपीएससी की नज़र उस पर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए मालाबार विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। केरल के मालाबार मुस्लिम द्वारा हिंदू जमींदार थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मालाबार थे ना वो मुस्लिम थे और हिंदू जमींदार थे वहाँ पे, समझ गए। शुरू में तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध, बाद में कम्युनल रूप ले लिया। मतलब पहले तो ये जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, बट आगे चलकर ये हिंदू मुस्लिम का पार्ट बन गया। अब आप में से कई सारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये जिस टाइम मालाबार विद्रोह हो रहा था उसी समय इंडिया में दो मूवमेंट्स और चल रहे थे। एक था खिलाफत, एक था असहयोग। तो आपसे एक लाइन ये भी क्वेश्चन बना सकती है कि ये वास्तव में किसके समकालीन है। मान लो डेट उसने ना दी और आपको दे दिया कि ये असहयोग आंदोलन के समकालीन है या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समकालीन है, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब सविनय अवज्ञा तो नहीं है, मेरे मास्टर ने ये समझाया था कि असहयोग के है और खिलाफत के है, क्लियर। तो आपको बस इतना ज़्यादा समझना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर आता है इसी में कुज्जा अहमद हाजी इसके मुख्य नेता थे। ये आपको नहीं याद रखना है, क्लियर। समांतर सरकार आप हमेशा एक वर्ड सुनते होगे, खासतौर पर तब आप सुनते होगे सबसे ज़्यादा
जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को आप पढ़ते हो, सतारा बलिया यहाँ पे समांतर सरकार बनी। समांतर सरकार का सामान्य सा मतलब ये होता है कि उस देश में पहले से ही एक सरकार कोई हो और उसी के पैरेलल आप अपनी भी एक सरकार बना लो। जैसे एक छोटी सी बात कि आप लोग जैसे यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे, क्लियर, लवासना जाओगे तो लवासना के कुछ अपने रूल्स होंगे, लेकिन आप सब लोग 100 लोगों ने मिलकर अपने कुछ अलग रूल बना लिए, तो वो जो आपने रूल बनाए वो वास्तव में पैरेलल हो गए, उसी के समांतर। आप हमेशा मैथ जब पढ़ते हो ना तो समांतर रेखाएं इसी को ही कहा जाता है। चलिए, अब आता है आईपीसी सेक्शन 309। आपसे सिंपल रूप से नहीं पूछेगा कि आईपीसी की धाराएं कौन है। हाँ, जब आप आईपीएस बनेंगे तो आपको ये सारी धाराएं याद करनी है कि आईपीसी 498 क्या है, 478 क्या है, ये सब याद करना है, 302 क्या है। बट यहाँ नहीं याद रखना है, इतना समझना है हाँ आत्महत्या से संबंधित है। वैसे आप लोगों को कभी आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, कभी ऐसा ख्याल भी आए तो छोड़ देना, क्योंकि काफ़ी ख़राब चीज़ है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है कि आप कुछ बनेंगे तो उनके काम आएंगे। तो आत्महत्या का ख्याल कभी भी जीवन में मत लाना। अब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, मोदी जी के काफ़ी फेवरेट, राष्ट्रीय जनता पार्टी के काफ़ी फेवरेट पर्सनैलिटी। तो वास्तव में इनके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1929 में सदस्य थे। 29, हाँ ठीक है। नेहरू कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे, क्लियर, उद्योग मंत्री थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट वाइस चांसलर थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, महाबोधि सोसाइटी, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी के मेंबर थे। संविधान सभा के सदस्य थे, मतलब इनकी इन्होंने स्थापना की थी, है ना। आप एबीवीपी पढ़ते हो ना, तो ये सब वही चीज़ें हैं। एक विधान एक प्रधान एक संविधान का इन्होंने नारा दिया था। अब याद करो, मोदी जी क्यों कहते हैं एक चुनाव हो, एक प्रतीक हो, एक ही सरकार हो, सब कुछ एक ही हो। वास्तव में वो यहीं से प्रेरणा लिए हैं, क्लियर। एक विधान एक प्रधान एक संविधान। एक विधान का मतलब एक ही कानून हो, एक ही विधायिका हो, एक ही प्रधान हो, मतलब सरकार में एक ही मुखिया हो, एक ही संविधान हो, क्लियर। जैसे ये वास्तव में डायलॉग उन्होंने मारा था जब जम्मू कश्मीर को लेकर इशू चल रहे थे। चलिए, अब है बेडहू नेविगेशन। बेडहू नेविगेशन वास्तव में चाइना का सिस्टम है, जैसे यूएसए का जीपीएस है, क्लियर, जापान का क्यूजेस है, क्लियर, और गैलीलियो कहाँ का है बताइए, रसिया का है, नहीं सॉरी, गैलीलियो यूरोप का है और ग्लॉसनॉस जो है वो रसिया का है, क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। पूरे वर्ल्ड को कवर करेगा 35 सेटेलाइट के द्वारा। यूपीएससी ने नाविक पे पूछा है, नाविक किसका है बताइए, नाविक इंडिया का है। और कैसे पूछा था ये हम आपको बताएंगे। रही बात इनके ऑर्बिट की, सेटेलाइट की, तो ये हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में ही पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो आपको सब कुछ करा दूंगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। आप खुद सोचो कि 30 दिन के करंट अफेयर्स को हम आपको 3 घंटे में कंप्लीट करा रहे हैं, और ना केवल कंप्लीट करा रहे बल्कि इतना डेप्थ में पढ़ा दे रहे जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए, कंप्रेस्ड बायोगैस। बायोगैस एक रिन्यूएबल क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिंपल सा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी के सोर्सेस हैं, तो आप बता सकते हो बायोगैस है। नॉन पॉल्यूटिंग है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाती है। आफ्टर प्योरीफिकेशन एवं कंप्रेस्ड कर दिया जाता है तो इसे कंप्रेस्ड बायोगैस, इसमें मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि बायोगैस में मीथेन अनुपस्थित होता है, तो आप अनुपस्थित और उपस्थित का अंतर समझा करें। इसके लिए आप हमेशा इंग्लिश को जरूर देखें कि प्रेजेंट होती कि एब्सेंट होती है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट होती है मतलब उपस्थित होती है। नेचुरल गैस की तरह इसकी सिमिलरिटीज़ होती हैं। सतत स्कीम जो इनिशिएटिव है वो वास्तव में इसी से संबंधित है, किससे, बायोगैस से। बाकी सतत को कई सारे इनिशिएटिव हैं, पेट्रोलियम से भी संबंधित है, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। चलिए, आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब बात आती है अगले आर्टिकल की। इन स्पेस, पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने के लिए ताकि इसरो का डाटा यूज कर अपनी सर्विस को कैरी आउट कर सकें। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। आपने हमेशा सुना होगा ना एक नाम, जैसे आप हमेशा एक नाम सुनते हो एलॉन मस्क की कंपनी का नाम स्पेस एक्स सुनते हो ना, वो क्या है, वो एक प्राइवेट स्पेस एक्स कंपनी है। उसी तरीके से भारत की जो गवर्नमेंट की है वो इसरो है। इसरो की प्राइवेट विंग है, एक है एंट्रिक्स और अभी एक नई बनाई गई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
ये क्या करते हैं कि एक तरीके के आप कह सकते हो कि दुकानें हैं। दुकानें मतलब कि विश्व के जो अलग अलग देश हैं उनको जब अपने सेटेलाइट को किसी ऑर्बिट में छुड़वाना पड़ता है या किसी ऑर्बिट में उनको सेट करवाना पड़ता है, तो इंडिया की इसरो की जब उनको मदद चाहिए तो डायरेक्ट के सिवन से नहीं मिलते, वो इनके पास जाएंगे, इनसे मोल तोल करेंगे और ये लोग इनकी सारी बातों को फुलफिल करेंगे। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। ये बस आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। अब है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट कहाँ पे पाई जाती है? भारत में सुंदरवन, हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट, यहाँ पे फिशिंग कैट पाई जाती है। क्लियर? IUCN में वल्नरेबल है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है कि उसकी शक्ल कैसी होती है, सूरत कैसी होती है, ये कुछ नहीं याद रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इंडेक्स है, रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो आपको पता हो कि इसे यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये SDG गोल 4 के अंतर्गत आती है। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंशिएंट डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। इंडिपेंडेंट रूप से यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में डिक्लेरेशन को पूछा है, बट उम्मीद है कि 2021 में ना सही लेकिन 2022 में तो 100% ऐसी डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल आप याद कर लो अभी के लिए, हो सकता है कभी घुमा के दे दे। तो इंचेंट डिक्लेरेशन एजुकेशन से संबंधित है और किंग दाओ डिक्लेरेशन भी एजुकेशन से ही संबंधित है, अर्थात यूएन के सदस्य देशों को एजुकेशन के संबंधित ICT प्रोवाइड कराने के लिए। समझ गए? इतनी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला आर्टिकल है हमारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नाम से ही समझ में आ रहा कि पशुपालन से संबंधित एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का एक फंड होगा। आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि कितने करोड़ का फंड था, इस फंड के क्या उपयोग थे, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए हमें इसको याद नहीं करना है। फिर आता है जस्टिस जी रोहिणी आयोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जस्टिस जी रोहिणी आयोग आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए गठन किया गया? OBC में आरक्षण की न्याय संगतता को लेकर। मतलब आप देखते हो ना कि OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, बट कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर से बाहर होते हैं बट फिर भी संपन्न होते हैं, लेकिन अन्य लोगों को OBC का आरक्षण नहीं मिल पाता। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें आप देख लिया। अब आता है अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, कहाँ पे है? केरल में है। अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ पे है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि कादर जनजाति कहाँ पे है। कादर खान मतलब समझते हो ना? तो कादर जनजाति कहाँ की है? केरल की। नाम से ही समझ में आ रहा है, के मतलब केरल में कादर जनजाति। तो ऐसे आपको याद रखना है। समझ गए? ऐसे याद रखोगे तो देखो आपको दिक्कत नहीं होगी। जनजातियों को ज़रूरी है याद रखना। समझ गए? इंडिपेंडेंट रूप से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, इसमें क्या? अगला है स्किल बिल्ड रेजनेट। ये क्या है? स्किल्स बिल्ड रेजनेट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। एक प्लेटफॉर्म है डेवलप बाय RBI व मंत्रालय स्किल के मत। जॉब ढूंढने वाले व जॉब देने वाले उन सबको एक जगह मिलाता है। जैसे आपने पढ़ते हो ना शादी ब्याह के लिए मैट्रीमोनियल साइट्स, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब हिंदी में आप समझ सकते हो। मैट्रीमोनियल साइट्स में विवाह के कई सारे अवसर आते हैं कि आप इसको देख लो, लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, तो वैसे ही है। मतलब वो साइट एक तरीके का मुख्य है मिलाने का दंपतियों को। चलिए कोकोलिथोफोरस एंसेंट एल्गी, नाम से ही समझ में आ रहा, नहीं पूछेगा आपसे तो काट दो। लेइसमैनेसिस, ये क्या है? बिल्कुल आपसे नहीं पूछेगा लेइसमैनेसिस क्या है। समझ गए? याद नहीं रखना है। चलिए हाँ, इस पे आपसे एक क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बन सकता है लेइसमैनेसिस पे कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। इस पे नहीं आएगा, मतलब आएगा इसी का सब पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइप की होती है और इसमें पहली वाली को काला आजार कहते हैं और काला आजार पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कैसे पूछेगी आपको लग रहा होगा। देखो कल आपने पढ़ा था ना इबोला वायरस किससे फैलता है? वायरस से। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकती है कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां वायरस जनित हैं, और वहाँ पे अगर आपको उसने काला आजार दे दिया तो आप ऑप्शन गलत कर दोगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि काला आजार वायरस से नहीं फैलता, ये पैरासाइट से फैलता है, मतलब परजीवी से फैलता है और इसे ही ब्लैक फीवर कहते हैं और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन तो वो बन गया जो मैंने बताया कि सुमेलित करने को दे देगा। दूसरा ये बन जाएगा काला आजार के संबंध में बताइए।
ये वायरस से फैलता है, इसे ब्लैक फीवर कहते हैं, इसमें व्यक्ति की मौत नहीं होती है। तो आप कहोगे भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, वास्तव में ये वायरस से नहीं फैलता है, इसे काला फीवर तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्लियर? तो ऐसे समझ गया। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय आपसे नहीं पूछेगा, बट विवेकानंद पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में विवेकानंद के बारे में काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि इस बार मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा की है, और आपको पता है कि 12 जनवरी को यूथ डे के अवसर पर मनाया भी जाता है। समझ गए? चलिए देखो, मैं जैसे 12 बोलता हूँ ना, तो कभी 12-14 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं, दिमाग में आ गई तो बता दिया, कहीं लिखा तो है नहीं मेरे पास, तो इतनी गलतियाँ माफ़ करना मेरी, ठीक है? वैसे होंगी नहीं, कोशिश यही करूँगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 कौन जारी करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है यूएनओडीसी के द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, एंथ्रोपॉस ये क्या है? एंथ्रोपॉस वास्तव में मानव की एक्टिविटी कम होने का नाम दिया जाता है। आपने देखा होगा ना कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे मानव निकलता ही नहीं था, तो जानवरों को भी लगा कि ये सब इंसानों को क्या हो गया, इसीलिए देखना देखना कई सारे पक्षी, कई सारे जानवर, कई सारे ऐसे जानवर जो चिड़ियाघर में या नेशनल पार्क में रहते थे वो भी रोड पर आकर देखने लगे कि भाई लोग ये आदमी सब गए कहाँ, इतना जो शोर शराबा करते थे। तो ये चीज़ को कहते हैं एंथ्रोपॉस। क्लियर? चलिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन ये क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन नाम से ही समझ में आ रहा कि चिकन का घरेलूकरण करना, मतलब अभी तक हड़प्पा सभ्यता में माना जाता था कि चिकन खाया जाता है, अब पता चला कि नॉर्दर्न थाईलैंड, साउथ वेस्टर्न चाइना यहाँ पे भी चिकन को खाया जाता है। मतलब कि हड़प्पा काल में लोग मांस भी खाते थे। जब हम हड़प्पा काल का समाज आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हड़प्पा के लोग केवल शाकाहारी थे? तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। क्लियर? चलिए, अब आता है मरीच। मरीच, एक बात बताओ, ये कहाँ का हो सकता है? मरीच हमारे यहाँ ही तो नाम रखे जाते हैं, मरीच, सत्यभामा, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, शिव, अर्जुन, ये जितने भी ऐसे नाम मिलेंगे ना सब अपने ही देश के होंगे। तेजस, सब अपने यहाँ का ही नाम होगा। तो मरीच कहाँ का है? इंडिया का। ये क्या है? ये स्वदेशी एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। मतलब क्या? मतलब कि बिल्कुल वही जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था ना, गाजी मूवी आप देखना, उसमें हमारी जो पनडुब्बी है उसने किस तरीके से गाजी को तबाह कर दिया, और जो टॉर्पीडो हमने छोड़े दुश्मन के टॉर्पीडो को नष्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही ये एक टॉर्पीडो है, बट ये पूर्णतया स्वदेशी है हमारे देश का। उसमें क्या था कि वो पूर्णतया स्वदेशी नहीं थे। समझ गए? डीआरडीओ के द्वारा बिल्ड किया गया। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। देखो, जितना भी स्पेस से संबंधित काम होता है ना, वो सब इसरो करता है। जितनी भी मिसाइलें बनाने का काम होता है ना, वो सब का सब डीआरडीओ करता है। तो कंफ्यूज ना होना कि कहीं अगर आपको दे दे कि फला मिसाइल का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया, तो नहीं, इसरो हमेशा स्पेस में काम करता है, डीआरडीओ हमेशा डिफेंस में काम करता है। नाम ही है उसका डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? चलिए, अब आता है वीट प्रोडक्शन। आप में से कल कई सारे लोगों ने एक देखा था ना आर्टिकल, जिसमें हम आपको पढ़ा क्या रहे थे, क्या भूल गया मैं, चलिए मैं बता दूंगा, अभी आ जाएगा। तो वीट प्रोडक्शन क्या है? वीट प्रोडक्शन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, वीट कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। क्लियर? हाँ, तो आपसे ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है पंजाब को छोड़कर, यानी कि पंजाब पहले उत्पादन करता था, अब मध्य प्रदेश में होता है। नेशनल पूल में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पर हेक्टेयर में, लेकिन पंजाब का प्रोडक्शन अभी भी ज़्यादा है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मतलब? देखो, जैसे ये मान लो क्षेत्र है। क्लियर? अब इस क्षेत्र को अगर एमपी में हम देखें तो इतने बड़े क्षेत्र से 10 किलो गेहूँ मान लो उपज होती है, मान लो 10 किलो, ठीक। लेकिन इतने ही बड़े क्षेत्र में पंजाब से 20 किलो गेहूं की उपज होती है। तो पर हेक्टेयर एयर में कौन सबसे ज़्यादा हुआ? पंजाब। और वैसे सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन में हुआ? मध्य प्रदेश। क्लियर? क्यों? क्योंकि पंजाब का एरिया छोटा है ना, ऐसे गेस कर लिया करो कि पंजाब का एरिया तो छोटा है, कितना भी वो हेक्टेयर में बड़ा है, और मध्य प्रदेश तो काफ़ी बड़ा स्टेट है। समझ गए? तो ऐसे आप समझ गए। चलिए, अब बात आती है लाल बाल पाल। हम इनको ऑलरेडी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। महाराष्ट्र और बंगाल की मित्रता को बढ़ाया जा सके, ये इन्होंने काम किया। लाला लाजपत राय, लाल से, बाल से कौन है बताइए? बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल।
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या नरम दली थे कि गरम दली थे। तो वास्तव में नरम दली थे, यानी कि नरम पंथी थे। क्लियर, नरम दली नरम पंथी एक ही बात है। उग्रवादी उग्रवादी और उग्रवादी और एक तरीके के आप कह सकते हो गरम पंथी, ये एक ही हैं। नरम और उदार, समझ गए, और नरम पंथी वो एक हैं। समझ गए दोनों की कैटेगरियाँ। चलिए, 1917 में इंडियन होम रूल लीग अमेरिका की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। 1884 में तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्थापित किया था। क्लियर, आपको पता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्थापित किया था। पाल ने स्वदेशी की बात करते थे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना, बाकी इससे गहन अध्ययन एक एक इन पर्सनैलिटीज़ का हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अगला है हमारा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि उत्पादकता से संबंधित काउंसिल है, ऑटोनोमस बॉडी है। कई बार आप हमेशा ये वर्ड देखते हो कि स्वायत्त बॉडी है। इसका क्या मतलब? स्वायत्त का मतलब होता है कि वो अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग घर में विद्रोह करेंगे जब आप लोगों को किसी से मोहब्बत होगी, किसी नायक या नायिका से, तो वहाँ पे आप लोग जो अपने माता पिता को दलील देते हो ना, वो वही देते हो कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, यानी कि मैं ऑटोनोमस हो गया हूँ, तो इसलिए मैं अपने मन की बहू, मतलब अपने मन की पत्नी को लाऊंगा। क्लियर, या पति को लाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। समझ गए। मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखो, आप लोग कई बार कन्फ्यूज़ होते होगे ना कि मिनिस्ट्री भी दे देता है, डिपार्टमेंट भी दे देता है। तो वास्तव में एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत कई सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग काम होता है। समझ गए। जैसे आप हमारी लेट्स क्रैक सीरीज़ देख रहे हो, तो ये एक बड़ी मिनिस्ट्री है, इसमें कई सब पार्ट हैं। प्रीलिम्स लेट्स क्रैक, फिर आपको सी सेट का, सी सेट में भी फिर आपको 2 और मिल जाते हैं। क्लियर, आपको करंट अफेयर्स में 3 एक महीने के मिलते हैं। समझ गए। तो ऐसे आप समझ सकते हो, इनको डिपार्टमेंट कहते हैं। बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आता है आसियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार इस पर प्रश्न पूछा है कि इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, कौन कौन से कंट्री मेंबर नहीं हैं। तो आपको याद रखना है, पहला आसियान। और एक बात और, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज जो हमने टेलीग्राम पे शुरू की, उस पर मैप भी हमने इसका दे दिया, इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, आप वहाँ पे इसको फिर से देख सकते हैं। आसियान वास्तव में वियतनाम के द्वारा चेयर किया गया। आपकी बार अभी हम सबकी लोकेशन भी देख लेंगे। 1967 में बनाया गया, बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत। कल आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विक्टोरिया समझौता। किससे संबंधित था? IOC से। क्लियर। तो वैसे ही ये बैंकॉक घोषणा है, इसके द्वारा इसका गठन हुआ। सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, लाओस। अब आपको यहाँ क्या याद रखना है? ये तो पता है साउथ ईस्ट एशिया के इतने कंट्रीज़ के मेंबर हैं, मेंबर कौन नहीं है? म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो एक बार इन सभी कंट्रीज़ को हम देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा फ्रांस है, इनको चाचा को वापस भेजो। और फ्रांस को हमने जब वापस भेजा तो हम चले अपने कंट्री की ओर। तो यहाँ से हम चल रहे कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया की ओर। इसको हटाते हैं पहले। हाँ, देखिए ये मिला ना साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। अब आप देखो यहाँ पे कंट्री जोड़ो एक एक। इंडोनेशिया 1, सिंगापुर 2, मलेशिया 3, कंबोडिया 4, वियतनाम 5, थाईलैंड 6, लाओस 7, फिलीपींस 8। क्लियर। अब कौन सा बचा है बताइए? फिलीपींस 8 हो गया, मतलब इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, सिंगापुर बचा है आपका। क्लियर। तो यहाँ पे है सिंगापुर, बोल तो दिया था सिंगापुर, फिर भी कौन बचा? ब्रुनई बचा है। अच्छा, चलिए यहाँ पे ये आपका इंडोनेशिया मिल गया, पापुआ न्यू गिनी मिल गया। क्लियर। यहाँ पे होगा आपका ब्रुनई। तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये है आपका छोटा सा कंट्री ब्रुनई। क्लियर। तो ये आपकी ब्रुनई की लोकेशन है, आपने देख लिया। चलिए, तो इस तरीके से आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे देखना होगा जकार्ता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जकार्ता सिटी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए जकार्ता कहाँ की है, बताइए। जकार्ता। क्लियर। तो इंडोनेशिया की कैपिटल ही है जकार्ता। ये देखो आपको मिला जकार्ता। चलिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, हमें तो अभी जाना नहीं है। अब बात आती है आगे आसियान रीजनल फोरम। इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 27 कंट्री हैं। ठीक है।
तो कौन कौन है वो आपको याद नहीं रखना है। फिर है ASEAN+3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 तो आसियान के मेंबर हो गए। फिर चाइना, जापान और एक कौन सा मेंबर है, साउथ कोरिया। क्लियर। साउथ कोरिया आपको पता है नॉर्थ कोरिया के नीचे है, जैसे आपका ये मैप है ना, ये ऐसे हम यहाँ पे गए, ये है आपका फिलीपींस, फिलीपींस के ऊपर ताइवान, ये है देखो नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। क्लियर। तो ये आप लोकेशन समझ गए, ये जापान हो गया, ये चाइना हो गया, ये 3 कंट्री ASEAN+3 में आ गया। देखो नॉर्थ कोरिया बहुत कम संस्थानों में पार्टिसिपेट करता है, खासतौर पे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री वालों में। क्लियर। चलिए, फिर आता है ईस्ट एशिया समिट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रश्न इस पर पूछ सकती है क्योंकि RCEP पे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ईस्ट एशिया समिट पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कौन कौन इसके मेंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा क्या इंडिया इसका मेंबर है, हालांकि कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको किस समय गठन किया गया था, क्या आसियान के समय ही गठन किया गया था, तो आप कहोगे नहीं साहब वो तो 1967 में बना था, ये 2005 में बना है। क्लियर। 10 आसियान कंट्री हैं, फिर चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, मतलब ASEAN+3 भी है, फिर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, रसिया है, USA है। अर्थात USA भी है, रसिया भी है, इंडिया भी है, मतलब चाइना भी है, सब मोटे मोटे कंट्रीज में शामिल है। तो एक बार देख लो, क्या पाकिस्तान है, नहीं है भाई, पाकिस्तान कहाँ है इसमें, समझ गए। तो अब देख लेते हैं इसको कि इसमें कौन कौन मेंबर हुए। तो आप ये देखो, आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा रसिया को हमारे, तो ये रसिया आपका है। ठीक है, रसिया आपने देख लिया। रसिया के बाद आप में से कई सारे लोगों को न्यूजीलैंड नहीं मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास में ये है न्यूजीलैंड। क्लियर। यहाँ पे आप जाएंगे, ये है न्यूजीलैंड, काफ़ी अच्छा शहर है। खासतौर पर आप लोगों में से कई सारे लोगों ने शायद घुमाया भी जाता है आपको लवासना में, कि 1-2 दिन के लिए आप लोग जा सकते हैं फॉरेन टूर पे। जो IFS की ट्रेनिंग करते हैं उनको तो वेलिंगटन सिटी में जाने को मौका मिलता है, समझ गए। फिर बात आती है यहाँ पे, जापान आपको पता है, साउथ कोरिया आपको पता ही है, चाइना पता है, रसिया आपने देख ही लिया। क्लियर। USA आपको कहाँ मिलेगा बताइए, USA आपको कनाडा के नीचे मिलेगा। क्लियर। तो इतनी सारी कंट्री आपने देख ली, अब बाकी ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो मैंने आपको दिखाई दिया था ना, ऑस्ट्रेलिया आपने देखा नहीं था, देखो यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, अब आता है खोलोंगचू हाइडल प्रोजेक्ट। खोलोंगचू हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, भारत व भूटान के मध्य है। क्लियर। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब वो नदी जो बह रही है उस पर ये बनाया जा रहा है। क्लियर। बाकी आपको कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब है स्टार्स प्रोग्राम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्स प्रोग्राम किससे संबंधित है, इसे किसने असिस्टेंस दी, तो वर्ल्ड बैंक ने इसे असिस्टेंट दी। क्या भारत के सभी राज्यों में है, तो नहीं भाई साहब, ये भारत के केवल 6 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। आपको ये याद रखना है। देखो होता क्या है ना, कि हम लोग इन्हीं चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सभी राज्य आ जाएगा, 18 राज्य आएगा, आधे राज्य आएगा, 10 राज्य आएगा, तो आपको समझना है भाई 6 राज्य हैं। क्लियर। ताकि स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस व क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इम्प्लीमेंट समग्र शिक्षा स्कीम के तहत लोकल लेवल की सॉल्यूशन टीचर को प्रमोट और ऑटोनॉमी के लिए। क्लियर। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, ये एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कई बार आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और दूसरा मिलता है सेंट्रली सेक्टर। क्लियर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि उसमें कुछ पैसा स्टेट का और कुछ केंद्र का मिक्स होगा। क्लियर। सेंट्रली सेक्टर का मतलब है कि केवल उसमें पैसा सेंट्रल का होगा, स्टेट का कोई हिस्सा नहीं होगा। समझ गए। तो आप दोनों का अंतर समझ गए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कौन सी सेंट्रली सेक्टर है। हालांकि हम इनको आपको क्विक रिवीजन में अलग से सिनॉप्सिस देंगे ही, तो चिंतित नहीं होना है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मूलतः 3 स्कीम्स हैं। एक है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर आता है गैनेंड्रोमॉर्फिज्म। गैनेंड्रोमॉर्फिज्म क्या है, एक बायोलॉजिकल फेमिना है, ड्रैगन फ्लाई में, केकड़ों में भी पाया जाता है, कोल आर्द्र भूमि है, कहाँ की, केरल में। क्लियर।
मतलब वेटलैंड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रामसर साइट्स में भी है। रामसर साइट्स क्या हैं, इन सबको हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको चिंतित नहीं होना है। क्लियर। वैसे भी ऑलरेडी हमने शुरू में कई सारे अपने मैपिंग के जरिए केरल की साइट्स को बता भी दिया है। अगला आर्टिकल है नशा मुक्त भारत वार्षिक एक्शन प्लान। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि नशा मुक्त भारत वार्षिक एक्शन प्लान कहाँ पे है। फिर है हमारा ध्रुव चिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव चिप नाम से ही समझ में आ रहा कि इसका क्या काम होगा, इंडियन होगा। जीपीएस डिवाइस में लोकेशन का पता लगाने के लिए। क्लियर। कमज़ोर सिग्नल को भी रिसीव किया जा सकता है, मतलब जैसे होता है ना कि कई सारे हम जीपीएस डिवाइस लगाते हैं बट वो कभी ऐसे रिमोट एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उतना अच्छा सिग्नल नहीं आ पाता। बट ये चिप क्या करेगी, कितना भी ख़राब सिग्नल हो वो मैसेज मैसेंजर को भेज देगी। क्लियर। मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इसे बनाया गया है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। अगला है स्टैटिक स्टे। ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। स्टैटिक स्टे पे पीसी महालबोनिस की याद में मनाया जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का गठन हुआ था 1931 में, मतलब सांख्यिकी दिवस। गणना को लेकर, जैसे हम लोग गणनाएं करते हैं ना, जनगणना करते हैं, तो उन सारी चीज़ों से ये संबंधित है। क्लियर। तो इस तरीके से आज हमने अपने जून माह के अंतिम पार्ट को पूर्णतया कवर कर लिया। अर्थात उम्मीद है कि आपको इन 3 पार्ट्स में न केवल जून महीने का करंट अफेयर्स कवर हुआ होगा, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। शायद इतना डेप्थ में आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, ना ही इतनी अच्छी मैपिंग आपने कहीं से कवर की होगी। आप धीरे धीरे अगर हमारे साथ 24 से 36 महीने अगर आप कवर कर लेंगे, 24 से 36 महीने का ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का कोर्स, तो आपको मैप तो चुटकियों में पता रहेगा कि अच्छा मोरक्को यहाँ पे था, जिब्राल्टर के पास में, माल्टा भूमध्य सागर में था। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ अर्थात डे 3 में एक नए महीने जून जुलाई के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।